हेलो बच्चों, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं फिजिक्स क्लास 11 मेजरमेंट ऑफ मास। अब मेजरमेंट ऑफ मास ये वर्ड हमने काफी बार सुना है मास, बट अपने पास दो वर्ड आते हैं जिनमें हमें कंफ्यूजन होता है, मास एंड वेट। हम मास भी बोलते हैं और वेट भी बोलते हैं, बट दे बोथ आर डिफरेंट। मास एंड वेट आर डिफरेंट। सबसे पहले थोड़ा हम डिफ्रेंशिएट करते हैं मास और वेट के बारे में, उनको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो मास एंड वेट, मास को हम जनरली एम से डिनोट करते हैं, वेट को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। बेसिकली मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एनी ऑब्जेक्ट। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एनी ऑब्जेक्ट, बट वेट इज द फोर्स टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो वेट के अपने पास एक तरह फोर्स है, बट मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो वेट को मैं क्या बोलूंगा? फोर्स। तो इसका फॉर्मूला W इक्वल्स टू M इंटू जी। एम मास, जी होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जनरली जिसकी वैल्यू लेते हैं हम, जी की वैल्यू अपने पास होती है, जी की वैल्यू कितनी होती है अपने पास? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये अपने पास जनरली वैल्यू होती है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। मास की कोई डायरेक्शन नहीं है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, जस्ट ए नंबर। बट वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वेट, फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, हमेशा उस फोर्स की एक डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। नेक्स्ट, मास इज कांस्टेंट एट एवरीवेयर। हम किसी भी प्लेस पे जाएंगे, जो किसी भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो हमेशा फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये वेरिएबल नहीं हो सकता, ये फिक्स है। बट वेट इज वेरिएबल, ये वेरिएबल क्वांटिटी है, किसी प्लेस पे जाएंगे वेरिएबल है। व्हाई? बिकॉज जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग है। अब मून के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपने से अर्थ के कंपैरिजन में काफी कम है, अपने यहाँ अलग है। किसी और पॉइंट्स पे जाएंगे वहां पे एक्सेलरेशन, अपने पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है। तो जी की वैल्यू हर एक डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट होगी, तो डब्ल्यू वेट की वैल्यू भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है। मास कैन नॉट बी जीरो। अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी आपके पास है तो उसके अंदर 100% क्वांटिटी ऑफ मैटर है, वो जीरो नहीं है। उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर 100% प्रेजेंट है, वो जीरो नहीं हो सकता। बट वेट कैन बी जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ। वेट कैन बी जीरो, क्योंकि वहां पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, और टोटल वेट क्या हो जाएगा? एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज जीरो। मास नॉट अफेक्टेड बाई अदर बॉडीज। मास इज नॉट अफेक्टेड बाई द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज। ये आसपास कोई बॉडी हो, एक ऑब्जेक्ट रखा है, दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है, दोनों का जो मास है क्वांटिटी मैटर उतना रहेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट उसके नियर बाई हो या ना हो। बट अफेक्टेड बाय द अदर बॉडीज। वेट इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज, क्योंकि अदर बॉडीज की उसके ऊपर क्या लगाएगी? एक अट्रैक्शन फोर्स लगाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। तो मेरे पास जो टोटल फोर्स है उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएंगे, तो मेरे पास क्या है? वो इफेक्ट करेगा वेट की वैल्यू के ऊपर। वेट के ऊपर क्या करेगा? ये इफेक्ट करेगा। अब होता है मास। बेसिकली मास टू टाइप्स का होता है, वन इज इनर्शियल मास एंड वन इज अनदर इज ग्रेविटेशनल मास। तो फर्स्ट वन है, हम पढ़ेंगे इनर्शियल मास क्या है और उसको हम कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो इनर्शियल मास, व्हेन ए बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स अदर देन ग्रेविटी। ट्रांसलेशन मीन्स एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो जो उसके ऊपर लग रही है फोर्स एक एक्सटर्नल फोर्स हो, ग्रेविटी को छोड़ के, अदर देन ग्रेविटी उसके ऊपर कोई फोर्स लग रही हो। ये न्यूटन सेकंड लॉ हमने पढ़ा था, F इक्वल्स टू ma, याद हो तो आप लोगों को, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से हम मास की वैल्यू निकाल सकते हैं, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। तो ये क्या आ जाएगी अपने पास? मास की वैल्यू। इस मास को बोला जाता है इनर्शियल मास। जब कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो? मोशन के अंदर हो, और उसके ऊपर ग्रेविटी को छोड़ के कोई और एक्सटर्नल एनी भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर रखी हो, तब जो मास होगा उसको हम बोलते हैं इनर्शियल मास। अब इस इनर्शियल मास को मेजरमेंट करने के लिए एक अपने पास इंस्ट्रूमेंट बना जिसका नाम दिया गया इनर्शियल बैलेंस। इनर्शियल बैलेंस बेसिकली होता क्या है? अपने पास एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर मैंने दो ये स्ट्रिप, मेटेलिक स्ट्रिप लगा रखी है, और उस मेटेलिक स्ट्रिप को एक क्लैंप से यहाँ पे क्या कर रहा है? मैंने टाइट कर रखा है इसके ऊपर, टेबल के ऊपर। और इस स्ट्रिप के एंड में एक पेन बना रखा है। पेन के ऊपर हम क्या करेंगे? एक इस पेन के ऊपर कोई भी एक वेट रखेंगे, बॉडी रखेंगे, जिसको हमें मेजर करना है, जिसका मास हमें मेजर करना है। अब अगर ये बॉडी जो है ये क्या करेगी? अगर ये बॉडी वाइब्रेट करती है, कैसा? हॉरिजॉन्टल वाइब्रेट करेगी, तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगी। अगर कोई बॉडी
क्या करेगी, अपने पास ऑसिलेट करेगी, हॉरिजॉन्टली ऑसिलेट करेगी ऑब्जेक्ट जब, तो उसके ऊपर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगी। तब जो इसका टाइम पीरियड होगा वो हम नोट करेंगे, और हमें एक पता है टाइम पीरियड का रिलेशन है, मान लेते हैं यहाँ पे टी पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, एम मास ऑफ बॉडी। तो जो इस मास और इसके टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के बीच में एक रिलेशन रहता है वो होता है टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ये एक रिलेशन, और यहाँ से आ जाएगा दोनों तरफ स्क्वायर रूट करने से, ये टी स्क्वायर इक्वल्स टू, दोनों तरफ स्क्वायर करने से टी स्क्वायर इक्वल्स टू एम। तो यानी कि अपने पास टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस पेन विद रिस्पेक्ट टू देयर मास, इनके बीच में एक रिलेशन है, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एम। अब मान लेते अपने पास कोई भी दो बॉडी है, एक के में टाइम पीरियड नोन है और एक का में मास भी नोन है, तो m2 m1 t2 by t1 ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर मुझे m1 नोन है, t2 हमें फाइंड आउट कर लेंगे ऑसिलेशंस का, t1 हमें पता है, तो हम कोई भी एक अननोन क्वांटिटी जिसका मास m2 हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये होता है बेटा इनर्शियल बैलेंस। नेक्स्ट आता है अपने पास ग्रेविटेशनल बैलेंस, ग्रेविटेशनल बैलेंस एंड ग्रेविटेशनल मास। तो ग्रेविटेशनल मास when a body is under the effect of gravity in absence of motion। अब इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर मोशन नहीं होना चाहिए, यानी कि बॉडी रेस्ट पे, और उसके ऊपर कौन सा इफेक्ट होना चाहिए, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, यानी कि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगी होनी चाहिए। तब जो मास है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल मास। तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर एग्जर्ट हो रही है, तो इसलिए उस मास को नाम दिया गया ग्रेविटेशनल मास। और इसको जो हम फाइंड आउट करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल बैलेंस। क्या बोलते हैं उसको, फिजिकल बैलेंस। जनरली हम देखते हैं अपने पास एक तराजू है, उसके अपने पास दोनों तरफ दो पेन लगे हुए हैं, हम उसको बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं, हम उसको बैलेंस करते हैं। एक साइड बॉडी रखते हैं कोई ऑब्जेक्ट, दूसरी साइड हम उसमें वेट रखते हैं। कब तक वेट रखते हैं, जब तक वो अपने पास एक बीम जो है वो ऐसे बैलेंस नहीं हो जाता, जब तक वो बैलेंस नहीं होता। सेम यहीं पे यहाँ पे भी वही चीज है कि मेरे पास दो पेन है, मैंने उसको एक बीम के थ्रू दोनों को कनेक्ट कर रखा है, ये बैलेंसिंग स्क्रू उनको बैलेंस करने के लिए। सेंटर में मैंने एक नोब लगा रखी है, एक पॉइंटर है इस पिलर पे, और एक स्केल लगा दिया, और यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, बेस पे लेवलिंग स्क्रू, दोनों को मेरे को एक एग्जैक्ट लेवल पे रखना है। अब करेंगे क्या, इसके अंदर मान लीजिए मैं इस राइट साइड वाले पेन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखूंगा, तो उसके ऊपर 100% क्या लगेगी, नीचे की तरफ क्या लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये बैलेंस जो बीम है वो थोड़ा सा इस तरह से क्या हो जाएगा, अपने पास बीम इस तरह से इंक्लाइन हो जाएगा। तो हम इस साइड क्या करेंगे, उसी जो स्टैंडर्ड मास अपने पास है, जो स्टैंडर्ड अपने पास मास की क्वांटिटी जो मेजर करने की है वो यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड से यहाँ पे रखता जाऊंगा। कब तक रखूंगा, जब तक इन दोनों का जो बीम है, ये दोनों का जो इंक्लाइंड है वो जब तक बैलेंस नहीं हो जाए। इट मीन्स बेसिकली ये फिजिकल बैलेंस जो है ये वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, यानी कि यहाँ पे जो लगने वाली फोर्स है इधर क्लॉकवाइज और इधर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मोमेंट्स एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स जब बराबर हो जाएंगे तो ये बीम क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए इसको नाम देगा बैलेंस, फिजिकली बैलेंस करते हैं अपने पास यहाँ पे स्टैंडर्ड मास रख के। तो ये क्या अपने पास क्या फाइंड आउट करने का काम आता है, ग्रेविटेशनल मास। इसके अलावा एक और आता है स्प्रिंग बैलेंस। जनरली हम देखते हैं कि कोई वेट करते हैं, अपने पास एक स्टार्टिंग में इस तरह का कुछ बना मैकेनिज्म, उसके अंदर एक स्प्रिंग है, यहाँ पे ऊपर क्या रहता है, अपने पास यहाँ पे मेजरमेंट के लिए एक स्केल बना हुआ रहता है, और नीचे एक हुक है। अगर मैं कोई मास यहाँ पे लगा दूंगा तो ये स्प्रिंग के अंदर क्या इलोंगेशन बढ़ जाएगा, स्प्रिंग के ऊपर वेट लगेगा, इसके ऊपर क्या लगेगा, इस बॉडी के ऊपर नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल पुल लगेगा। तो ग्रेविटेशनल पुल लगने से ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा। जितना ज्यादा वेट रखूंगा उतना ज्यादा नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स, उतना ज्यादा इलोंगेशन होगा। तो उस इलोंगेशन को मैं स्केल के ऊपर रीड कर लूंगा, जितना ज्यादा इलोंगेशन होगा उतना उसके ऊपर क्या मेजर कर लेगा, वो उसके वेट मास को, ग्रेविटेशनल मास को मेजर कर देगा। ये चीज अपने पास मेजर हो जाएगा। ये चीज हम दो चीजों से मेजर कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल मास, फिजिकल बैलेंस एंड स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से। अब आता है नेक्स्ट अपने पास मेजरमेंट ऑफ टाइम। बेसिकली टाइम है क्या, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन टाइम इज व्हाट द क्लॉक एनी क्लॉक रीड्स, जो क्लॉक रीड करती है वो टाइम है। या फिर कोई भी ऐसा फिनोमिना जो अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, एनी फिनोमिना विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर एन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज यूज्ड एज ए टाइम स्टैंडर्ड। अब इसके बहुत से एग्जांपल है, जैसे मैं बोल सकता हूँ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम, वो रिपीट करता है अपने आप को एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में। रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, एक फिक्स टाइम इंटरवल में करती है। रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवोल्व करती है, एक फिक्स पीरियड के बाद अपने पास फिनोमिना को वापस रिपीट करती है,
ये भी क्या अपने पास सभी के सभी किसके एग्जांपल्स हैं, मेजरमेंट के लिए, कोई भी टाइम स्टैंडर्ड्स काउंट करने के लिए जो अपने आप को रिपीट करते हैं, ये रिपीटिंग इट्स फिनोमिनाज है। अब मेजरमेंट करना टाइम को मेजरमेंट करने के लिए कुछ अपने पास वेज है। तो उसमें से फर्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। अपने घरों में जो सप्लाई आती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। अल्टरनेटिंग सप्लाई आती है जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। मैं वहां पे एक मोटर यूज करता हूँ, सिंक्रोनस मोटर। उस मोटर को मैं सिंक्राइज कर देता हूँ उस फ्रीक्वेंसी के साथ, उस एसी सप्लाई के साथ, तो मैं उसको एज ए टाइम स्टैंडर्ड तो फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑसिलेशंस क्या उसने 50 ऑसिलेशंस पर सेकेंड वो काउंट कर रहे हैं, उसके साथ सिंक्राइज हो रही है, तो उसको मैं एज ए टाइम मेजरमेंट के लिए यूज कर सकता हूँ। नेक्स्ट वन आता है अपने पास इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर। इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर्स में बेसिकली हम यूज करते हैं जंक्शन ट्रांजिस्टर्स जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करते हैं। जंक्शन ट्रांजिस्टर्स जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करेंगे जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, और वो यूज होंगे स्मॉल टाइम इंटरवल्स फाइंड आउट करने के लिए, स्मॉल टाइम इंटरवल्स मेजर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं जंक्शन ट्रांजिस्टर्स को। थर्ड वन आता है अपने पास क्वार्ट्ज क्लॉक। बेसिकली ये क्वार्ट्ज क्लॉक शोज पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वार्ट्ज क्लॉक शोज पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, और इन पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के अंदर क्या प्रोड्यूस होंगे, ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगे। और ऑसिलेशंस का उनका क्या होगा, ऑसिलेशंस मींस अपने आप को टू एंड फ्रो मोशन हो सकता है, कंटिन्यूस मोशन होता है, रिपीटिशन मोशन हो सकता है। तो उस रिपीटिशन मोशन को हम काउंट कर लेंगे तो एज ए टाइम स्टैंडर्ड की तरह हम यूज कर सकते हैं, टाइम मेजर कर सकते हैं उससे। एटॉमिक क्लॉक्स। एटॉमिक क्लॉक्स बेसिकली डिपेंड्स अपॉन या बेस्ड अपॉन पीरियोडिक ऑसिलेशंस टेक्स प्लेस विद इन द एटम्स। किसी एटम्स के अंदर जो ऑसिलेशंस होते हैं, पीरियोडिक ऑसिलेशंस हो रहे हैं एटम्स के अंदर, मैं उसको यूज कर सकता हूँ एज ए टाइम स्टैंडर्ड्स की फॉर्म में या टाइम मेजरमेंट के लिए यूज कर सकता हूँ। तो जो ये अपने पास यूज हो रहे हैं विद इन द एटम्स, तो इसमें सबसे पहले अपने पास सीजियम एटॉमिक क्लॉक यूज हुई थी। फर्स्ट सेटअप किया गया था 1964 में, एटॉमिक क्लॉक की फॉर्म में सीजियम यूज हुआ था। नेक्स्ट वन इज डिके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। डिके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, बेसिकली जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनकी लाइफ होती है, बहुत छोटी लाइफ होती है। उनकी लाइफ होती है बेसिकली 10⁻⁻16 टू 10⁻⁻24 सेकेंड्स। 10⁻⁻16 टू 10⁻⁻24 सेकेंड्स जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है उनका लाइफ स्पैन है। अब हमें उसका लाइफ स्पैन पता है कितनी लाइफ के बाद वो क्या हो जाएगा, अपने पास डीके हो जाएगा, तो हम उसके लाइफ स्पैन को एज ए टाइम स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं। तो देखो कितना छोटा, वेरी स्मॉल इंटरवल्स मेजरमेंट करने के काम आता है डीके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। नेक्स्ट वन आता है रेडियो एक्टिव डेटिंग। बेसिकली दिस इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग टाइम इंटरवल्स। ये अपने स्मॉल टाइम के लिए था, ये अपने पास क्या है, लॉन्ग टाइम इंटरवल्स मेजरमेंट करने के काम आता है। होता क्या है कि इसमें हम रेशियो लेते हैं, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स विच आर डिकेज थ्रू द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स लेफ्ट एंड डिकेइंग। तो मैं इसमें एक रेशियो लेता हूं कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में इतने रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स डिके हो गए, और उनके उसके साथ रेशियो ले डिवाइड बाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेफ्ट, जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स जो लेफ्ट हुए हैं। तो दो अपने पास ये रेडियो एक्टिव डिकेइंग होता है बेसिकली। तो दो तरह से, जैसे हम कार्बन डेटिंग यूज करते हैं, एज ऑफ फोसिल्स की एज को एस्टिमेट करने के लिए कार्बन डेटिंग यूज करते हैं। यूरेनियम डेटिंग यूज करते हैं, यूरेनियम डेटिंग अपने पास यूज करते हैं हम रॉक्स की एज को एस्टिमेट करने के लिए। तो ये था अपने पास मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो मेजरमेंट ऑफ मास एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम का अपना ये टोटल टॉपिक था बच्चों। ओके।